नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अगले 24 घंटों में अमेरिका ईरान युद्ध पर बहुत बड़ी खबर आ सकती है और ये खबर पाकिस्तान से आ सकती है। कल या तो डील होगी या फिर सीज फायर टूटेगा, और अगर सीज फायर टूटा तो फिर ईरान में चारों ओर फायर ही फायर दिखेगा। इस वक्त पूरे इस्लामाबाद का शटर डाउन हो रखा है। पाकिस्तान की राजधानी में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। कल अमेरिका और ईरान की डेलीगेशन के बीच इस्लामाबाद में बात होनी है। इस्लामाबाद के जिस सेरेना होटल में दोनों देशों के डेलीगेशन की मुलाकात होनी है, वहां कर्फ्यू जैसे हालात हैं। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और रवाना होने से पहले वेंस ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिका को धोखा दिया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इस बीच अभी ट्रंप ने एक पोस्ट लिखा है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रीसेट। ट्रंप कुछ बड़ा होने का इशारा दे रहे हैं। इस बीच अभी तक ईरान ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि उसका डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा या नहीं। ईरान ने बातचीत की शर्त रखी है, कहा जब तक इजरायल लेबनान में हमले नहीं रोकेगा कोई बात नहीं होगी। और इस उथल पुथल के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसने अमेरिका को भी नाराज कर दिया है, इजरायल को भी नाराज कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्या कहा कि कल पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, इस रिपोर्ट में दिखाते। इस्लामाबाद में लॉकडाउन क्यों लग गया? इस्लामाबाद की सड़कों पर पाकिस्तानी रेंजर्स को क्यों उतार दिया गया? इस्लामाबाद में बीच सड़क कटीली तारों का जाल क्यों बिछा दिया गया? इस्लामाबाद में सड़क के बीचों बीच कहीं बड़े बड़े कंटेनर तो कहीं बड़ी बड़ी बसें क्यों खड़ी कर दी गई? इस्लामाबाद के आसमान में फौज के हेलीकॉप्टर्स क्यों राउंड लगाने लगे? इस्लामाबाद की पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स लोगों की चेकिंग क्यों करने लगे? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रावलपिंडी से दौड़ा दौड़ा अचानक इस्लामाबाद क्यों पहुंचा? शहबाज शरीफ से क्यों मिला? पाकिस्तान की राजधानी में पसरे इस सन्नाटे की वजह ऑपरेशन इस्लामाबाद। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना यानी पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका ईरान वॉर के बीच दलाली नहीं कर रहा, बल्कि वो तो अमेरिका के आगे, ट्रंप के आगे जाकर लेट गया है। इसलिए उसने इस्लामाबाद को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। इस्लामाबाद के रेड जोन में जाने वाली सड़कें ब्लॉक्ड हैं। पाकिस्तानी संसद की ओर जाने वाली सड़कें ब्लॉक्ड। सरकारी इंस्टॉलेशंस, लग्जरी होटल्स, दूतावास और विदेशी संस्थाओं के दफ्तर की ओर जाने वाली सड़कें भी ब्लॉक। भाई चिड़िया भी पर ना मारे, चिड़िया भी पर ना मारे, ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं फुल हाई अलर्ट है। तमाम होटल्स इस्लामाबाद के खाली करवा लिए गए हैं। जो है वो सड़कों पर गाड़ियां नज़र आ रही हैं पुलिस की और फौज की, और उसके अंदर जो है ना वो जो फ्लैग्स हैं वो ईरान, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं सड़कों पर ताकि उनके इस्तकबाल के लिए किया जा सके। होटल्स में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। तमाम के तमाम कमरे बुक्स कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। 10,000 पुलिस और सैनिकों की तैनाती, मल्टी लेयर सुरक्षा का इंतजाम, पैरामिलिट्री, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, सबकी लगी ड्यूटी। स्कूल, कॉलेज, मार्केट सब बंद। 2 दिन के लिए इस्लामाबाद में कर्फ्यू जैसे हालात, सबको घर में रहने का ऑर्डर पास। आज शाम 6 बजे से मंडे तक दुकानें बंद हैं। आज शाम को 6 बंद होगी। कल जुम्मा है, हफ्ता तो आज दुकानें बंद रहेगी, मंडे को खुलेगी। कोई बंदा, कोई दुकान, कोई गोदाम, कोई भी किसी किस्म का शॉपिंग मॉल हो, सर्विस स्टेशन हो, होटल हो, बेकरी हो, कोई भी नहीं खोलेगा। और ये पूरा तामझाम इसलिए ताकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ये साबित कर सकें कि दोनों ईरान वॉर के बीच सिर्फ डाकिया का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इधर का मैसेज उधर और उधर का मैसेज इधर पास ऑन नहीं कर रहे हैं। दोनों दरअसल ट्रंप की जी हुजूरी कर रहे हैं। कौन अमेरिका का सबसे बड़ा गुलाम है ये प्रूफ कर रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और पाकिस्तान में अपने लिए मुफ्त की तालियां बटोर रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत और उसकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद देता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। आज बहुत सी अखबारों की दुनिया में हेडलाइन पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप मुबारकबाद की मुस्तहक है। मैं सिपह सालार आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल जो हैं, हाफिज़ कुरान हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मेरे कायद आसिफ अली जरदारी साहब, इसाक डार साहब, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद में फुल ऑन सर्कस चल रहा है। पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी बंद कमरों में पुलिस वालों के साथ, सेना के अधिकारियों के साथ, पाकिस्तानी और विदेशी पत्रकारों के साथ लाइट, कैमरा, एक्शन वाली मीटिंग्स कर रहा है, वीडियो शूट करवा रहा है। इस्लामाबाद के डी चौक पर जगह जगह कैमरे लग गए हैं, माइक ऑन हो गए हैं, रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। और यह पूरा ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ईरान वॉर वाले बेगाने युद्ध में अमेरिका का दीवाना बना फिर रहा है। मुनीर दलाली की इंतहा पार कर चुका है। जो पाकिस्तानीज हैं वो अपने पासपोर्ट्स, ग्रीन पासपोर्ट्स जो हैं वो एयरपोर्ट पर ऊंचे करके सामने रख कर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हम गुजर रहे हैं तो लोग हमें कह रहे हैं कि आइए आइए, खुश आमदेद, मरहबा मरहबा, आप लोगों ने तो दुनिया की एक बहुत बड़ी जंग रुकवाई है, तो ये तो पीस मेकर्स हैं। तो पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो तो आसमानों पर पहुंच चुका है इस वक्त। इतनी सेलिब्रेशंस वहाँ पर हो रही हैं क्योंकि जो ये सब करवाया गया है उसके अंदर पाकिस्तान के नाम का डंका बज रहा है कि जी पाकिस्तान ने जो है तीसरी आलमी जंग बंद करवा दी। मैंने हो क्या रहा है, ये लोग वहाँ पे जाके, ये कैसा मुल्क है कि वॉशिंगटन में जाके ये ट्रम्प के साथ बिरयानी भी खाते हैं और फिर इसके बाद जो है ना ये कहते हैं कि हम चौधरी भी हैं, फिर दहशतगर्दी भी जो है वो होती है वो भी करवाते हैं और उसके बाद ये भी कहते हैं और फिर कैसे बदनाम भी होते हैं और अब जो है वो सीज फायर भी करवा रहे हैं। तो वो कहते हैं महंगा पहन है, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उसको कौन नॉमिनेट करेगा फॉर नोबेल पीस प्राइज। उन्होंने तो ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, अब ट्रम्प तो शहबाज शरीफ को करने से रहे तो कौन करेगा भाई, कर दो। इस वक्त तमाम नजरें इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। ईरान अमेरिका टॉक्स क्या होने जा रहा है, क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं, या कम से कम इस वक्त तो सबसे बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि क्या ये मुज़ाकरात होने भी जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। पूरी दुनिया से डेलीगेशंस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और पूरी दुनिया का आलमी मीडिया पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की जानब से वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान कर दिया गया कि जो भी इस कोशिश के अंदर इस इवेंट को कवर करने के लिए पाकिस्तान आना चाहता है वो पाकिस्तान आ सकता है। तमाम दुनिया भर की एयरलाइंस को ये कह दिया गया है कि पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए, बोर्डिंग की जाए और सहाफ़ी जो है उनको भी आने दिया जाए पाकिस्तान। वो जब पहुंचेंगे तो उनको वीज़ा की सहूलत मिल जाएगी। तो एक तरफ तो मैदान सजा हुआ है, इस्लामाबाद फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। अमेरिका इजराइल ईरान वॉर फिलहाल सीज फायर मोड में है। सीज फायर का मुफ्त का क्रेडिट पाकिस्तान ले रहा है और इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस की मुलाकात के बहाने अपना उल्लू सीधा कर रहा है। वो ये कैसे कर रहा है आगे बताएंगे, पहले इस्लामाबाद में होने वाली इस मीटिंग का फैक्ट चेक करते हैं। इस मीटिंग में पाकिस्तान की साइड से दलाली करने वाले जो चेहरे बैठेंगे उनमें शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर हैं, पाकिस्तान का डिप्टी पीएम इशाक डार है और पाकिस्तान का एनएसए आसिम मलिक है। अमेरिका की तरफ से इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्पेशल प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर एडवाइजर जेरेड कुशनर और सैन्य अधिकारी ब्रैड कूपर का नाम आ रहा है।
ईरान की साइड से मीटिंग में बैठने वाले 3 नाम सर्कुलेट हो रहे हैं। एक है ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, दूसरे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और तीसरे हैं ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त खान। इस मीटिंग के लिए इस्लामाबाद के हाई सिक्योरिटी रेड जोन में विदेश मंत्रालय के बगल में स्थित सेरेना होटल ने अपने मेहमानों को बुधवार को ही कमरे खाली करने को कह दिया था। उस दिन इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए 2 दिन का पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत अप्रत्यक्ष तरीके से होने वाली है, जिसमें दोनों देशों के डेलीगेशन अलग अलग कमरों में बैठेंगे और पाकिस्तानी अधिकारी दोनों के बीच प्रस्ताव ले जाकर बात चलाएंगे। यानी जैसे पहले ओमान में जो बातचीत हुई थी, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट है। ये इस्लामाबाद के उसी सेरेना होटल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के बीच शांति वार्ता और डील पर बात होनी है। इसीलिए इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए इस्लामाबाद की सड़कों पर हथियार बंद सैनिक और पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है, चेक पॉइंट लगा दिए गए हैं। जो इस्लामाबाद पहले से ही सन्नाटे में पसरा था, वो इस्लामाबाद शुक्रवार को और भी ज्यादा सुनसान नजर आने लगा। पाकिस्तान में इस मीटिंग को लेकर गाजे बाजे के साथ खूब शोर मचाया गया। कहा गया पाकिस्तान ने तो चमत्कार कर दिया, 2 दुश्मनों को बातचीत के टेबल पर लाकर बिठा दिया और ऐसा करके शहबाज शरीफ ने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए ऑन कैमरा तालियां भी बजवा डाली, पाकिस्तान में मिठाइयां भी बंटवा डाली। तीसरी आलमी जंग उसके दहाने से दुनिया को पाकिस्तान वापस मुज़ाकराती मेज पर लाया और इसमें क्रेडिट किसको जाता है? पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। उनकी रोबस्ट इंसेसेंट रिलेंटलेस मिलिट्री डिप्लोमेसी के नतीजे में, जिसमें वो कई रातों एंगेज रहे, जिसे कह सकते हैं 72 घंटे की नॉन स्टॉप डिप्लोमेसी विटकॉफ के साथ, इधर से ईरानी लीडरशिप के साथ और पूरी दुनिया की जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, टर्की है, रशिया, चाइना, इन सबको एंगेज रखा। मुज़ाकराती दरवाज़ा बंद नहीं होने दिया, वो डिप्लोमेटिक चैनल्स, वो मोमेंटम टूटने नहीं दिया। तो अब इस नतीजे में एक सीज फायर डील, वो तो ऐसा लगता है कि इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। जंग शुरू हुई है और हमने वो जंग बंद करवानी है और हम रिक्वेस्टें डाल रहे हैं उनको, तो क्या हम उनको ऑन बोर्ड भी नहीं लेंगे? डेफिनेटली ऑन बोर्ड लेंगे। और हम इस चीज में अमेरिकन के साथ हर वक्त राब्ते में थे, सारा दिन सारी रात 24 घंटे पाकिस्तान और अमेरिका की कम्युनिकेशन। मैं आपको एक बड़ी खुल के बात बता सकता हूँ। देखिए, Americans needed an exit and Pakistan has provided America and Iran both an exit out of the situation. Sometimes you are in a situation you want to get out of that, but you are unable to get out of that. So पाकिस्तान ने वो सिचुएशन वो प्रोवाइड की है अमेरिका को और ईरान को। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त एक ही चीज चल रही है कि what can Pakistan do, what shall Pakistan do, what can Pakistan do, what shall Pakistan do, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को। और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जो गालिबाफ साहब हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान, तो लेवल तो पाकिस्तान का ये है कि लेबनान भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेबनान भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा है। वैसे मजे की बात यह है कि जिस मीटिंग को लेकर पाकिस्तान में इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जिस मीटिंग के लिए इस्लामाबाद का आईजी और चीफ कमिश्नर वहां के रेड जोन में जाके सिक्योरिटी चेक वाला वीडियो शूट करवा रहा है, वो मीटिंग होगी भी या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं है। कुछ घंटों पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ी बड़ी हेडलाइन छापी कि शांति वार्ता और सीज फायर के टॉक्स के लिए ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, ईरानी मीडिया ने इसे फेक न्यूज बता डाला और कहा कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। यानी पाकिस्तान पूरी तैयारी करके बैठा है, इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से बैनर पोस्टर तक छपवा डाले हैं, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल ही नहीं दिया है। ईरान का कहना है कि इजराइल जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकेगा, तब तक ईरान
अमेरिका से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा। यानी जिस पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अपने सेरेना होटल को इतना सजा संवार कर रेडी किया है, इस्लामाबाद टॉक्स वाले बैनर पोस्टर लगाकर तैयार किया है, होटल के अंदर 20 से ज्यादा एलईडी टीवी का इंतजाम किया है, फुल पाकिस्तानी म्यूजिक लगाकर तबला वादकों को बिठाकर मुनीर ने जैसा बैंड बाजा बजवाया है, उसकी ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाने वाली हैं, क्योंकि अगर ईरान का डेलीगेशन आया ही नहीं तो फिर इस्लामाबाद टॉक्स कैसी? गालिबाफ साहब और अब्बास अरागची जो हैं, ये सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़े हैं अभी तक इसराइल ने कि इसराइल इन्हें ढूंढ नहीं सका। अगर एक बार उन्होंने इनको इस्लामाबाद में देख लिया तो इनकी लोकेशन और सारी मूवमेंट को सैटेलाइट से फॉलो किया जाएगा। आते हुए कर सके तो करेंगे, लेकिन जाते हुए जरूर करेंगे। पाकिस्तान की जिम्मेदारी ना सिर्फ उनको पाकिस्तान में महफूज रखने की है, लेकिन पाकिस्तान पे अगर ट्रस्ट करके वो पाकिस्तान आ गए हैं तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी वापस उनको महफूज करने की भी बन जाती है। क्योंकि आप किसी को अपने पास बुलाएं, उसकी लोकेशन एक्सपोज कर दें और वापस जाते जाते खुदा ना खास्ता हमला करके उन्हें शहीद कर दिया जाए अगर मुज़ाकरात नहीं तय होते, तो फिर क्या होगा? जिम्मेदार कौन होगा? तो ये बहुत ही, जैसे मैं कह रहा हूं ना, इस टाइम मुश्किल सूरत हाल है। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। इन बेवकूफ़ों ने, अक्ल के अंधों ने सोचा था कि हम सऊदी अरब से करके दिफाई मुआहदा और हम मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे, वो साथ ही ईरान का मामला आ गया। हमारी डिप्लोमेसी का कोई चक्कर नहीं है, ये तो कुदरत की तरफ से ऐसे हालात पैदा हो गए। और चूँकि हाँ, बस हमारी एक सलाहियत है, वो ये है हमारी कोशिश और सलाहियत कि हमारे वो जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब, वो बहुत ज़बरदस्त, चेरी ब्लॉसम है उनका नाम, वो बूटा पॉलिश बहुत ज़बरदस्त करते हैं। इतना मक्खन लगाते हैं, इतना मक्खन लगाते हैं कि फिर आप उनसे फरार नहीं इख्तियार कर सकते, वो आपको गिरा के दम लेते हैं। इन्होंने ट्रंप को गिरा दिया। और वरना इसमें हमारी कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, हमारी डिज़ायर नहीं थी, हमारी कोई नेटवर्किंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। ये सब कुदरत का वो हुआ और इनका मक्खन। ईरान का डेलीगेशन पीस टॉक के लिए इस्लामाबाद आएगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो धूमधाम से इसका प्रचार शुरू कर दिया गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसी को कहते हैं। हाँ, पाकिस्तान के लिए सांत्वना पुरस्कार बस इतना सा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, और रवाना होने से पहले उन्होंने क्या कहा, अब ये सुनिए। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. लेकिन इससे पहले कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अमेरिका के पार्टनर इजरायल को नाराज कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कुछ घंटों पहले ये पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इजरायल को लेकर बहुत अनाप शनाप कहा। ख्वाजा आसिफ ने लिखा, इजरायल बुराई है और मानवता के लिए एक अभिशाप है, जबकि इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है, इजरायल द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या की जा रही है, पहले गाजा फिर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। फिर ईरान और अब लेबनान, खून खराबा बिना रुके जारी है। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने फिलिस्तीनी भूमि पर इस कैंसर जैसे राज्य को बनाया, यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए वो नर्क में जले। ख्वाजा आसिफ का इतना कहना था कि इजरायल ने पाकिस्तान पर तीखा जुबानी हमला करना शुरू कर दिया। पहले इजरायल के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, फिर इजरायल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी अपने पोस्ट में पाकिस्तान को लपेट लिया और कहा कि इस बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर वो देश जो खुद को शांति का मसीहा बता रहा है, लेकिन इजरायल की तबाही के सपने देख रहा है।
इस पोस्ट से कुछ घंटों पहले ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ के लिए तालियां ठोक रहे थे और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी इजरायल को ही कोस रहे थे। और आज ये जो मुकाम हमने हासिल किया है, हमें एक नई शिनाख्त मिली है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो अपने मुल्क से कहीं बियॉन्ड जो है सुलह का किरदार जो है एक बैनुल अक़वामी जो फ्यूड है, जो बेसिकली जो है ज़ायनिस्ट रजीम ने, इजराइल ने जो जनरेट किया हुआ है, उसको रोकने की सलाहियत रखता है, उसमें सुलह का किरदार अदा कर सकता है। जनाब स्पीकर, मुस्लिम दुनिया को, आलम इस्लाम को एक बात जो है रिकग्नाइज करनी चाहिए कि हमारा असली और अबदी दुश्मन जो है, जहां हिंदुस्तान है वहां इजराइल भी है। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान इस्लामाबाद टॉक्स के लिए रेडी हो रहा है, जिस होटल में मीटिंग होने वाली है उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है, हर 10 मिनट में इस्लामाबाद टॉक्स का प्रचार कर रहा है, और दूसरी तरफ उसका रक्षा मंत्री इजरायल और हिंदुस्तान को अपना असली दुश्मन बता रहा है। लेकिन ऐसा करते वक्त पाकिस्तान ये भूल गया कि अमेरिका सब नोट कर रहा है। तभी तो जैसे ही ख्वाजा आसिफ का वो विवादित पोस्ट वायरल हुआ, अमेरिका ने मुनीर की क्लास लगा दी और इसके फौरन बाद ख्वाजा आसिफ अपने एक्स हैंडल से वो पोस्ट डिलीट करके फरार हो गया। दलाल पाकिस्तान का सच सबको पता चल गया। अब पाकिस्तान की जो शोबाजियां हैं या शहबाज शरीफ बाजियां हैं, वो भी कमाल की होती हैं। अब यहां तक एक पाकिस्तानी इंग्लिश अखबार की कटिंग हमें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो ट्रिब्यून, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का है। ये द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का एक अंग्रेजी का अखबार है, उसकी हेडलाइन है पाकिस्तान सेव्स अ होल सिविलाइजेशन। और अब कमाला हैरिस के ऊपर पिक्चर लगा के वो यूं दिखा रहे हैं कि जैसे ये न्यूयॉर्क टाइम्स पाकिस्तानी अखबार हो गया। अब मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूं। ओरिजिनल कौन सा अखबार है? ओरिजिनल ये है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। पाकिस्तान सेव्स अ होल सिविलाइजेशन। ट्रंप एग्रीज टू पीएम शहबाज प्रपोजल फॉर 2 week ceasefire with Iran subject to Strait of Hormuz opening। अब ये सिंपल सी खबर है, पाकिस्तान सेव्स अ होल नेशन, और उन्होंने कॉपी पेस्ट करके और इसको फोटोशॉप करके इसको ट्रिब्यून न्यूयॉर्क की खबर बना दिया, ट्रिब्यून न्यूयॉर्क टाइम्स की। तो पाकिस्तानियों की हरकतें तो इसी तरह की होती है। ये तो बड़ी छोटी हरकत है। अब ये कोयलों की दलाली है जो पाकिस्तान कर रहा है, उसकी मजबूरी है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान कोई सिर्फ नंबर टांगने के लिए कर रहा है, मजबूरी है। मजबूरी की वजह से वो कर रहा है, तो नंबर भी टांगने की कोशिश करेगा। चलिए टांग लेने दीजिए, लेकिन आगे जो हालात है वो इतने सिंपल तो है नहीं। और अब जो फ्राइडे को मीटिंग पाकिस्तान में होना थी वो सैटरडे को बताई जा रही है। क्या वो सैटरडे को हो पाएगी? और अगर हो भी पाती है, जेडी वैंस पहुंच जाते हैं, उधर ईरान का कोई इंपॉर्टेंट आदमी पहुंच जाता है, तो क्या वाकई कोई रिजल्ट निकलेंगे? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ईरान की पंजा आजमाई नहीं है, ये बहुत बड़ी गेम है। और पाकिस्तान इसमें जो यूज हो रहा है वो, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कोई और देश इसमें यूज होने की हामी नहीं भर सकता, क्योंकि ये कोयलों की दलाली है। यानी पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की पोल अब खुल चुकी है। इस्लामाबाद टॉक्स के नाम पर वो डबल गेम खेल रहा है। शरीफ और मुनीर की इस चाल की भनक अमेरिका को भी लग गई है, ईरान को भी लग गई है। बीच युद्ध में बातचीत हो रही है, गोले लिबनान और इजराइल में दागे जा रहे हैं, अटैक लिबनान में हो रहा है, भूकंप इस्लामाबाद में आ रहा है, एक्शन इजराइल कर रहा है, रिएक्शन ईरान कर रहा है। अगले 24 घंटे में क्या होगा ये अमेरिका तय नहीं करेगा, ये इजराइल तय करेगा। बाकी बात इस रिपोर्ट में समझिए। खाड़ी में युद्ध विराम पर विराम लग गया।
इजराइल नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है। साउथ लेबनान शमशान बनता जा रहा है। ईरान में युद्ध विराम के बीच स्ट्रीट फाइट शुरू हो गई है। इजराइल ना सीज फायर करेगा, ना बमबारी रोकेगा। हिजबुल्लाह को जब तक तोड़ेगा नहीं, लेबनान को छोड़ेगा नहीं। नेतन्याहू अब लेबनान में वो काम कर रहे हैं जो पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के शहरों पर चढ़ाई शुरू कर दी है। अल्लाहू अकबर। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने लेबनान के बिंत जुबैल सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है। साउथ लेबनान का बिंत जुबैल शहर इजरायल के बॉर्डर से बमुश्किल 5 किलोमीटर दूर है। यह शिया बाहुल्य शहर है जो साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ है। बिंत जुबैल में देर रात से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण मारकाट मची हुई है। हिजबुल्लाह साउथ लेबनान में अपने सबसे बड़े गढ़ को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो इजरायल उसे घरों में घुसकर मार रहा है। फिलहाल बढ़त इजरायल के पास है। उसने शहर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बिंत जुबैल में इजरायली सेना हमले कर रही है, तो अल शहाबिया में इजरायली एयरफोर्स आसमान से बारूद बरसा रही है। बस्तियों के ऊपर आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। इजरायल ने साउथ लेबनान में हनाविया शहर पर भी हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यहां कई बस्तियों को धमाकों के साथ उड़ा दिया गया है। इजरायल ने रात में साउथ लेबनान के हनीन शहर में बस्तियों को निशाना बनाया। अमेरिका, ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद इजरायल ने लेबनान के 10 शहरों में तबाही मचा दी है। बेरूत, हतिया, सिडोन, नबातिये, बेका वैली, हनीन, हनाविया, शहाबिया और सराफंद शहरों में भी अब घरों से धुआं उठ रहा है। अकेले बेरूत में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 303 हो गया है। इजरायली हमलों में जमींदोज हुई इमारतों में अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दर्जनों लापता लोगों की खोज चल रही है। मेरे परिवार के सभी लोग इन हमलों में मारे गए हैं। मेरी माँ, 2 बहनें और भाई और उनकी पत्नी एयर स्ट्राइक में बच नहीं सके। हमारा घर हिजबुल्लाह के गढ़ अल सोलेम के पास अल अब्बास में है। उन्होंने बिना किसी सूचना के मिसाइल्स दागना शुरू कर दी। इजरायली शासन ऐसी ही क्रूरता करता है। हिजबुल्लाह के गढ़ दाहिया इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कर्मचारी को नोटों की गड्डियां मिली। इजरायल ने एक और वार्निंग जारी कर दी है और वो अब लेबनान में मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को ड्रोन और मिसाइलों से उड़ा देगा। इजरायल का आरोप है हिजबुल्लाह के आतंकी एम्बुलेंस का इस्तेमाल हथियार ढोने और आतंकियों को इधर से उधर भेजने में कर रहे हैं। इजरायल ने गाजा युद्ध के दौरान भी एम्बुलेंस में हमले किए थे। आरोप लगाया था हमास के आतंकी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजरायल का आरोप है कि ईरान ने IRGC के ऑपरेटिव्स को 2 दिन पहले हिजबुल्लाह की मदद के लिए लेबनान भेजा है। इजरायल ने बेरूत एयर स्ट्राइक में IRGC के कई ऑपरेटिव्स को मार गिराने का दावा किया है। IDF युद्ध की स्थिति में है। हम युद्ध विराम में नहीं हैं।
हम यहाँ लेबनान के मोर्चे पर लड़ना जारी रखेंगे। ये हमारे लिए मुख्य लड़ाई का मोर्चा है। ईरान में हम युद्ध विराम में हैं, लेकिन हम किसी भी समय और बड़ी तीव्रता के साथ वहाँ भी युद्ध में लौट सकते हैं। ये लेबनान है, ये हिजबुल्लाह के खिलाफ है। यहाँ हम सक्रिय हैं, उनके साधनों और अपनी अनेक क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस युद्ध की अब तक की उपलब्धियां ऐतिहासिक हैं। लेबनान को लेकर ईरान और इजरायल के बीच सीधी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। ईरान अगर इस वक्त इजरायल के पंजे से हिजबुल्लाह को नहीं बचाता तो मिडिल ईस्ट में उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कमजोर हो जाएगा, बिखर जाएगा। युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में ज्यादातर देश ईरान के दुश्मन हो चुके हैं और इजरायल के करीब आ गए हैं। ऐसे में ईरान हर हाल में हिजबुल्लाह को बचाने के लिए जंग में कूदेगा। अगर हिजबुल्लाह को इजरायल में हमास की तरह खत्म कर दिया तो ईरान ने 47 साल में लाखों डॉलर फूंक कर जो मिलिशिया नेटवर्क बनाया है वो टूट जाएगा। मुज्तबा ने भी खुलकर बदला लेने की धमकी दी है। मुज्तबा बदला लेंगे। हर किसी को ये जानना चाहिए, सर्वशक्तिमान अल्लाह की इच्छा से हम निश्चित रूप से उन आपराधिक हमलावरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया। निश्चित रूप से हम हर एक नुकसान का मुआवजा मांगेंगे, शहीदों के खून की कीमत और किसी भी घायल के लिए मुआवजा मांगेंगे। मुज्तबा का सपोर्ट मिलने के बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर मिसाइल अटैक कर दिया है। मिसाइल एक रिहायशी बिल्डिंग से टकराई है, हालांकि उससे पहले ही लोग सुरक्षित जगहों पर भाग चुके थे। हिजबुल्लाह ने इजरायल के कई शहरों पर रॉकेटों की बौछार की है, तेल अवीव को भी निशाना बनाया है। इजरायल के अशदोद और हाइफा जैसे शहरों पर हिजबुल्लाह ने करीब 60 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के ताजा हमलों और मुज्तबा के सपोर्ट से खफा नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि जब तक वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म नहीं कर देंगे, युद्ध बंद नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेबनान में कोई सीजफायर नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ लेबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी सुरक्षा हासिल नहीं कर लेते। ईरान और शैतान की धुरी दोनों के खिलाफ हमारी उपलब्धि से इस क्षेत्र में इजराइल की हैसियत में ऐतिहासिक बदलाव आया है। इससे उन देशों के साथ हमारे संबंध में और भी बदलाव हुआ है जो पहले नहीं था। इजरायल की फौजें इस वक्त गाजा, लेबनान, सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही हैं। ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद इजरायल के आसपास एक बफर जोन बनाना है जिससे वो शिया मिलिशिया आतंकी हमलों से बच सके। हम सभी मोर्चों पर मौजूद हैं। जैसे हम गाजा में हैं, जैसे हम सीरिया में हैं, वैसे ही यहाँ लेबनान में भी हैं। हम फ्रंट लाइन पर तैनात हैं। अपने सेनाओं, बख्तरबंद वाहनों और अपने सैनिकों के साथ दुश्मन और समुदायों के बीच एक बफर जोन बना रहे हैं। ये हमारी भूमिका है, यही मिशन है। नेतन्याहू का लेबनान को लेकर प्लान ट्रंप से थोड़ा अलग है। ट्रंप चाहते हैं लेबनान में ऐसी तबाही इजरायल तुरंत रोके, वो सिर्फ हिजबुल्लाह के आतंकियों पर हमले करे। नेतन्याहू इसी का फायदा उठाकर अंधाधुंध मिसाइलें दाग रहे हैं। बड़े बड़े घरों को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों को एक ही प्रहार में मटियामेट करते जा रहे हैं। लेबनान के मामले में नेतन्याहू ना ट्रंप की सुन रहे हैं और ना जेडी वेंस की। नेतन्याहू का कहना है कि वो लेबनान से सीधी बात करेंगे, ग्राउंड पर ऑपरेशन भी नहीं रोकेंगे। साउथ लेबनान खाली करने की जिद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ को साउथ लेबनान भेज दिया है, जहां इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को लेबनान से मिटाना इतना आसान नहीं है। वजह, हिजबुल्लाह जितना जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के अंदर है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 10 से 12 मंजिला इमारतों के नीचे अंडरग्राउंड टनल बना रखी है। इस टनल में कम्युनिकेशन का पूरा नेटवर्क है। हथियार ले जाने के लिए रेल लाइनें बिछी हैं। मतलब हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क वैसा ही है जैसा ईरान में IRGC का है, जिसने युद्ध में अमेरिका और इजरायल को घुटनों पर ला दिया। ईरान भी बातचीत और लड़ाई दोनों की तैयारी साथ साथ कर रहा है। अगर बातचीत टूटी तो इस बार मिसाइलों की बहुत बड़ी बौछार इजरायल पर होगी। ईरान ने सुप्रीम लीडर के पोस्टर चिपकाकर मिसाइलें तैयार कर दी हैं, सिर्फ लॉन्च करना बाकी है।
अगर अमेरिका ने लेबनान पर हमले नहीं रुकवाए तो किसी भी पल ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से हमले शुरू हो जाएंगे। तेहरान में हजारों लोग लेबनान पर हमलों के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि जब तक लेबनान को सीज फायर में शामिल नहीं किया जाता, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। पीस टॉक से 24 घंटे पहले ईरान में दनादन शुरू हो गया है। स्ट्रीट फाइट में गोलियां चलने लगी हैं। अमेरिका और इजरायल के सपोर्ट से इस्लामिक रेजीम के विरोधी गुट हथियारों के साथ मैदान में आ चुके हैं। स्ट्रीट फाइट की शुरुआत ईरान के धार्मिक शहर कोम से हुई है। यहाँ इस्लामिक रेजीम से पंगा लेने के लिए विरोधी बंदूकें लेकर मैदान में कूद गए। पहले ही दिन IRGC के 2 जवान मारे गए हैं। ईरान ने अगर ऐसी स्ट्रीट फाइट को सख्ती से नहीं कुचला तो कुद्स फाइटर्स के आने से मामला और बिगड़ सकता है। तेहरान में इस्लामिक रेजीम के लिए खतरा और बढ़ सकता है। लेबनान में शिया मिलिशिया का शिकार इजरायल कर रहा है तो बगदाद में अमेरिका ने शुरू कर दिया है। ईरान समर्थक जिन शिया मिलिशिया ग्रुप ने बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी और इरबिल बेस पर हमले किए थे, अब उन्हें खोज कर मारने के लिए अमेरिका ने A-10 वॉरथॉग को उतारा है। इस प्लेन को फ्लाइंग गन कहा जाता है। 1 सेकंड में 60 आतंकवादियों का शिकार कर सकता है। ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है और जमीन में छुपे आतंकवादियों पर आसमान से गोलियों की बौछार करता है। इसकी गोलियां इतनी बड़ी होती हैं जिनसे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका, ईरान के बीच 3 फ्लैश पॉइंट हैं जिन पर टकराव बना हुआ है। पहला लेबनान, दूसरा हॉर्मूज और तीसरा परमाणु मटेरियल। लेबनान पर इजरायल राजी नहीं है, ट्रंप भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। हॉर्मूज में ईरान जब तक टोल नहीं वसूलेगा तब तक किसी देश के जहाज को जाने नहीं देगा। हॉर्मूज में 2 दिन में सिर्फ 11 जहाज निकल पाए हैं। बुधवार को 5 और गुरुवार को 6 जहाजों को ईरान ने जाने दिया। युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मूज से डेली 138 जहाज निकलते थे। हॉर्मूज पर ट्रंप फिर पलटी मार गए। ट्रंप ने पहले कहा था ईरान टोल ले सकता है, उसे ओमान के साथ कमाई को बांटना पड़ेगा। अब ट्रंप ने फिर यू टर्न लेते हुए कहा कि ईरान बहुत घटिया काम कर रहा है, ये समझौते के खिलाफ है। ट्रंप ने ईरान को टोलबाजी तुरंत बंद करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? क्या फिर युद्ध शुरू कर देंगे? अमेरिका ने ईरान के आसपास मौजूद अपने जंगी बेड़ों, पनडुब्बियों और डिस्ट्रॉयर को भी वहां जमा कर रखा है। अमेरिका ने नए हथियार भी वहां भेजे हैं और अतिरिक्त सैनिक भी उतार दिए हैं। सीज फायर पर ईरान नहीं झुका तो ट्रंप फायर ही फायर करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस बार फायर पिछली बार से ज्यादा बड़ा होगा। ईरान ने केशम द्वीप और लरक द्वीप के पास टोल बूथ बनाया है। ईरान ने एक और खेल खेला है, जहाजों को हॉर्मूज के उस इलाके से जाने को कहा है जो ईरान के बॉर्डर से करीब है। ईरान का दावा है कि ओमान की तरफ सुरंगें बिछी हो सकती हैं। ईरान ऐसा करके हॉर्मूज से जाने वाले हर जहाज पर नजर रख सकेगा। हॉर्मूज के आसपास IRGC की नेवी और आर्मी के 18 छोटे बड़े बेस हैं। ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर किसी जहाज ने बिना टोल दिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे उड़ा दिया जाएगा। हमें गंभीरता से इस बात पर जोर देना चाहिए कि सबसे पहले हॉर्मूज जलडमरू मध्य युद्ध पूर्व नियंत्रण प्रणाली में वापस नहीं आएगा। हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि इस कानून के अनुमोदन के बाद हॉर्मूज जलडमरू मध्य निर्णायक रूप से सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा निकायों के व्यापक नियंत्रण में आ जाएगा। हालांकि अब भी मैं इस्लामिक ईरान के महान राष्ट्र को याद दिलाता हूँ, हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सभी गतिविधियां, यातायात, आना और जाना हमारे सशस्त्र बलों के सख्त, सटीक और कैलकुलेटेड कंट्रोल में है। युद्ध में जो देश ईरान के साथ थे और अमेरिका इजरायल के खिलाफ थे, अब वही देश हॉर्मूज को लेकर ईरान के खिलाफ होते जा रहे हैं। ट्रंप इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। फ्रांस और इटली के बाद ब्रिटेन ने भी ईरान की टोलबाजी का विरोध किया है। ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद ईरान का परमाणु बम लेना है। ईरान के पास करीब 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता है। उसके पास 440 किलो एनरिच यूरेनियम है। ट्रंप ने यूरेनियम निकालने के लिए पायलट के बहाने बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन किया। ईरान की धरती पर अपने सैनिकों को उतारकर बहुत बड़ा दांव खेला, लेकिन यूरेनियम निकालने का मकसद पूरा नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या डील सिर्फ बहाना है? क्या ईरान का एटम लेने वापस ट्रंप आएंगे? क्या बिना एटम मटेरियल लिए ट्रंप सीज फायर कर देंगे?
अमेरिका को ईरान के एटम बम से बहुत डर लगता है। अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। अगर बेस नहीं रहेंगे तो अमेरिका की पेट्रो डॉलर वाली इकोनॉमी कैसे चलेगी? इसलिए ट्रंप बिना परमाणु मटेरियल के मानेंगे नहीं। ईरान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत 60 से ज्यादा लोगों को गंवाने के बाद अगर परमाणु मटेरियल ट्रंप के हवाले कर देता है तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी।